जय राधा वल्लभ शिलाईवन। दोस्तों, पिता मुंबई पुलिस के ईमानदार हेड कांस्टेबल, मगर उनका बेटा जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह, अंडरवर्ल्ड का डॉन। और दोस्तों, कैसे एक शख्स मुंबई के इलाके डोंगरी की तंग गलियों से निकलकर पूरी मुंबई पर राज करने लगा, जिसकी दहशत इतनी ज्यादा हो गई कि एक से एक बड़े शख्स, चाहे वो नेता हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो बॉलीवुड की कोई भी हस्ती हो, दोस्तों सब उसके दरबार में पहुंच के सलाम ठोकने लगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे दोस्तों कि कैसे मुंबई पुलिस के एक ईमानदार हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर का बेटा जुर्म की दुनिया में इतना आगे बढ़ गया कि एक दिन वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। तो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अभिषेक सुमन और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी बात के एक और एपिसोड। दोस्तों, शायद ये बात आज भी बहुत कम लोग जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम के पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल थे। दोस्तों, उनका नाम एक ईमानदार पुलिसकर्मी के रूप में आता है। और दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो यही रही कि जब एक पिता ईमानदार हेड कांस्टेबल था मुंबई पुलिस का, तो उसका बेटा कैसे आखिर जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। क्यों नहीं उसने अपने पिता की तरह ईमानदारी के रास्ते को चुना, क्यों उसने जुर्म का रास्ता चुना। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1970 से, जब एक 16 साल का लड़का, डोगरी का रहने वाला, अपनी पढ़ाई लिखाई को बीच में ही छोड़कर मारपीट, चोरी जैसे छोटे मोटे इन गलत कामों में उतर जाता है। और ताज्जुब की बात है दोस्तों, उसके पिता को इस बात की भनक भी नहीं लगती कि जिसके पिता एक पुलिस में ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे हो, उसका बेटा जुर्म की दुनिया की तरफ कदम बढ़ा चुका है। और दोस्तों, भले ही इब्राहिम दाऊद छोटी मोटी चोरियां करता था, मारपीट करता था, लूटपाट करता था, मगर उसकी आंखों में दोस्तों हर समय अंडरवर्ल्ड का डॉन बनने का सपना घूमता रहता था। उसकी चाहत यही थी कि एक दिन इब्राहिम दाऊद पूरी मुंबई पर राज करे। ये उसके दिमाग में हर समय चलता रहता था कि हर शख्स दाऊद इब्राहिम को जाने। दोस्तों, जिस समय इब्राहिम दाऊद की उम्र मात्र 20 साल थी, उस समय हाजी मस्तान, यूसुफ पठान और करीम लाला जैसे डॉन का राज मुंबई पर चला करता था। दोस्तों, करीम लाला उनमें से शामिल थे जो स्मगलिंग का काम किया करते थे। दोस्तों, उनका सोना विदेशों से आता था और उसको ठीक जगह पर पहुंचाने का काम उसके गुर्गे किया करते थे। दोस्तों, मात्र 20 साल की उम्र में इब्राहिम दाऊद ने करीम लाला की गैंग को ज्वाइन किया। दोस्तों, उस समय करीम लाला स्मगलिंग के किंग हुआ करते थे। विदेशों से उनका सोना आता था हिंदुस्तान में और उसको ठीक जगह पर पहुंचाने का काम उसके गुर्गे किया करते थे। और दोस्तों, बाद में यही काम मिला इब्राहिम दाऊद को। और दोस्तों, थोड़े ही समय में इब्राहिम दाऊद करीम लाला का बहुत खास हो गया। उसका काम नहीं था कि विदेशों से जो सोना आता था उसको सही सलामत करीम लाला तक पहुंचाया जाए। और दोस्तों, इब्राहिम दाऊद कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं था करीम लाला का, बस उसको सही समय का इंतजार था। वो ऐसा कुंडली मारे बैठा हुआ सांप था जो कभी भी डर सकता था करीम लाला। दोस्तों, करीम लाला के 2 भांजे थे, आलमजेब और अमीरजादा, और ये दोनों भांजे ही इब्राहिम दाऊद को पसंद नहीं करते। उनको शक था इस इब्राहिम दाऊद के ऊपर, मगर दोस्तों करीम लाला उस पर बहुत विश्वास करने लगा। दोस्तों, एक बार का वाकया क्या हुआ कि जब एक कंसाइनमेंट गोल्ड की आई, जब सोने की एक कंसाइनमेंट आई और उसी समय एक कस्टमर ऑफिसर ने वहां पर रेड मारी। दोस्तों, अमीरजादा नाम का जो भांजा था करीम लाला का, उसने उस कस्टम ऑफिसर को ही अगवा कर लिया और उसके परिवार वालों को सूचना दी थी कि अगर तुम इसको जिंदा छुड़ाना चाहते हो तो 5 लाख रुपए का इंतजाम कर। और दोस्तों, फिरौती की रकम वसूलने का काम मिला इब्राहिम दाऊद। दोस्तों, इब्राहिम दाऊद से कहा कि इसके घर वालों से पैसे वसूल करके लाओ। और दोस्तों, इब्राहिम दाऊद शुरू से ही बहुत चालाक आदमी था। दोस्तों, जब उसने फिरौती की रकम वसूल की पूरे 5 लाख रुपए, मगर उसमें से मात्र 1 लाख रुपए करीम लाला को दिए और कहा कि पुलिस का बहुत दफा है, चारों तरफ चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी है, पूरे पैसे का इंतजाम हो नहीं पाया, मात्र 1 लाख रुपए। तो उनको शक हो गया दाऊद इब्राहिम के ऊपर। और बाद में दोस्तों करीम लाला ने अपने आदमियों से जब ये पता करवाया तो पता लगा कि फिरौती की रकम पूरे 5 लाख रुपए। दोस्तों, इस बात से गुस्सा होकर करीम लाला ने दाऊद इब्राहिम की बेहद कुटाई करी। दोस्तों, उसको अधमरा करके अपने गैंग से निकाला। और दोस्तों, जब इब्राहिम दाऊद को लात मारकर करीम लाला की गैंग से निकाला गया तो उसी समय दाऊद इब्राहिम ने ये सोच लिया, मैं खुद अपने दम पर इस मुंबई पर राज करूंगा। और उसने दोस्तों अपने 4 और भाई साबिर, अनीस, नूरा और इकबाल, इन सबको मिलाकर एक गैंग तैयार की। दोस्तों, उन्होंने और तमाम लड़कों की चुन चुन कर भर्ती की जो कि अंडरवर्ल्ड में आना चाहते थे। और इसके बाद दोस्तों शुरू हो गया मुंबई में खूनी खेल। दोस्तों, अभी तक जब तक करीम लाला, हाजी मस्तान और यूसुफ पठान थे, तब तक दोस्तों स्मगलिंग हुआ करती थी, मगर कभी खूनी खेल नहीं हुआ करता था। मगर अब गैंगवार शुरू हो गई। दोस्तों, करीम लाला और दाऊद इब्राहिम की गैंग में सीधी सीधी खूनी टक्कर शुरू हुई। दोस्तों, ये दोस्तों लड़ाई थी वर्चस्व की और करीम लाला इस बात को समझ चुके थे कि हवा बदल रही और वो ये जानते थे कि ये नया खून अब खून बहाने से गुरेज नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों हाजी मस्तान, करीम लाला और यूसुफ पठान ने राजनीति का दामन थाम लिया। और फिर साल 1981 की एक रात दोस्तों, जब दाऊद इब्राहिम का भाई साबिर इब्राहिम मुंबई के एक इलाके में रात को अपनी फिएट कार में पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने पहुंचा दोस्तों, तो दोस्तों उसी समय पठान गैंग ने उसे गोलियों से भून लिया और दोस्तों साबिर इब्राहिम की मौके पर ही मौत हो गई। और उसी रात दाऊद इब्राहिम पर भी हमला हुआ, मगर दोस्तों दाऊद का नसीब तेज था और वो इस हमले में बच गया। और दोस्तों अगले दिन जब उसने अस्पताल पहुंचकर अपने भाई साबिर की लाश को देखा तो उसी दिन उसने कसम खाई कि मैं यूसुफ पठान गैंग का खात्मा कर दूंगा, जड़ से इसे साफ कर दूंगा। और दोस्तों अब आलमजेब को ये बात समझ में आ चुकी थी कि दाऊद इब्राहिम उसे छोड़ेगा नहीं। और दोस्तों उसने भागकर गुजरात में शरण ली दोस्तों मगर यहाँ भी दाऊद पहुंच गया दोस्तों। दाऊद के एक खास आदमी लल्लू जोगी ने दाऊद का साथ दिया और दोस्तों उन्होंने हथियारों की एक कंसाइनमेंट मंगाई
मगर दोस्तों बदनसीबी ये रही कि उसी समय उस कंसाइनमेंट पर जहां पर लल्लू जोगी और दाऊद इब्राहिम बैठे थे वहां पर पुलिस की रेड पड़ गई और दोस्तों उन्होंने इब्राहिम दाऊद को पकड़कर जेल में डाल दिया। और दोस्तों जैसे ही ये खबर आलमगीर को मिली कि दाऊद इब्राहिम गुजरात की जेल में है, दोस्तों आलमगीर ने दनादन कई सारे साथी मुंबई में दाऊद इब्राहिम के मार दिए। दोस्तों उनका जीना मुश्किल कर दिया, सब अंडरग्राउंड हो गए। आलमगीर ने उनका रहना मुश्किल कर दिया दोस्तों। और तभी दाऊद इब्राहिम ने अपने गुर्गों को यह खबर भिजवाई कि अभी मामले को ठंडा। और दोस्तों अब तक दाऊद इब्राहिम भी ये समझ चुका था कि आलमगीर को गुजरात में कंट्रोल करना मुश्किल है। और दोस्तों जैसे तैसे इंतजाम करके दाऊद इब्राहिम बेल पर छूटा दोस्तों, और गुजरात से छूटते ही वो सीधा मुंबई आ गए। और मुंबई आकर दोस्तों दाऊद एक सिर्फ मौके की तलाश करने लगा। और दोस्तों दाऊद इब्राहिम इस मौके की तलाश में था कि जब भी मौका मिले आलमगीर या अमीरजादा इनको खत्म कर दिया जाए। और दोस्तों वो मौका मिला 6 सितंबर 1983। दोस्तों 6 सितंबर 1983 को अमीरजादा हाईकोर्ट में अपनी एक सुनवाई के दौरान, अपने कोर्ट केस की सुनवाई के दौरान मुंबई आए। दोस्तों मुंबई में उस हाईकोर्ट के अंदर दोस्तों दाऊद इब्राहिम ने उसे मरवा दी। दोस्तों भरे कोर्ट में अमीरजादा का सीना गोलियों से छलनी कर दिया। और दोस्तों ये हुआ कैसे? दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड छोटा राजन ने एक आदमी तलाश किया जिसका नाम था डेविड परदेसी। दोस्तों डेविड परदेसी देखने में बहुत मासूम लगता था। 18 से 20 साल का एक लड़का था दोस्तों, जो कि तमाम पब्लिक जैसे खड़ी थी, वैसे ही उन्हीं के बीच में डेविड परदेसी भी हाई कोर्ट में पहुंच गया जब सुनवाई चल रही थी। और दोस्तों धीरे धीरे वो अमीरजादा के बहुत करीब पहुंच गया। उसके ऊपर रिवाल्वर तानते हुए दोस्तों डेविड परदेसी ने कहा कि दाऊद ने तुम्हारे लिए आखिरी सलाम भेजा है। और इतना कहते ही दनादन उसके सीने में 6 गोलियां उतार दी दोस्तों, और अमीरजादा वहीं के वहीं ढेर हो गया। और दोस्तों जैसे ही अंडरवर्ल्ड में अमीरजादा की मौत की खबर आई, एकाएक दाऊद का खौफ काबिज हो गया। पूरी मुंबई उसके नाम से थरथराने लगी। दोस्तों अंडरवर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ अब दाऊद इब्राहिम का जिक्र है। दोस्तों चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो बड़े बड़े बिल्डर्स हो, या कोई भी बिजनेसमैन हो दोस्तों, सब दाऊद के दरबार में पहुंचने लगे। और दोस्तों इसके बाद दाऊद ने प्रोटेक्शन मनी लेना शुरू। दोस्तों उसका नाम सुनते ही कोई ना नहीं कर पाता था, चाहे वो कोई भी बॉलीवुड का स्टार हो, चाहे वो कोई एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, उसका नाम सुनते ही थरथरा जाते। चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई राजनेता हो दोस्तों, दाऊद का नाम सुनते ही पैसा उसके ऑफिस में। और दोस्तों उसके बाद आया फिर साल 1985। दोस्तों जब दाऊद के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया, मगर दोस्तों तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तब तक दाऊद भागकर दुबई पहुंच चुका था। और दोस्तों सबसे खास बात अब आती है, वो ये है कि एक अनपढ़ आदमी, एक अशिक्षित आदमी कैसे जुर्म की दुनिया का बादशाह बन गया। कैसे वो दुबई में पहुंचकर इंडिया में कंट्रोल करने लगा दोस्तों। कैसे वो दुबई में बैठकर पूरी मुंबई को कंट्रोल करने लगा दोस्तों। जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ 5000 लोगों की फौज को कंट्रोल करता है, वैसे ही दाऊद भी दोस्तों अपने गुर्गों को कंट्रोल करने लगा। दोस्तों इब्राहिम दाऊद के 5000 गुर्गों ने पूरे भारत पर धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू किया। अपहरण, डकैती, फिरौती दोस्तों तमाम तरीके के धंधों से पैसा वसूला जाने लगा और ये सीधा दुबई तक पहुंचने लगा। और दोस्तों वहां से वापस आकर ये पैसा, ये काली कमाई फिल्मों में और रियल एस्टेट में उतारी जाने लगी। और दोस्तों देश को कमजोर करने की साजिशें होने लगी। तो दोस्तों इसके बाद फिर साल आया 1992। दोस्तों इसी साल 1992 में दाऊद इब्राहिम के जीजा इस्माइल पारकर की हत्या कर दी गई दोस्तों। और दोस्तों ये सीधा सीधा हमला दाऊद के घर पर था। और दोस्तों जिन्होंने इस्माइल पारकर को मारा था, हसीना पारकर, जो कि दाऊद इब्राहिम की बहन थी, उसको विधवा किया था, उसका नाम था शैलेश हल्दर। और दोस्तों जब ये खबर दाऊद के पास पहुंची कि उसकी बहन विधवा हो गई है, तब दोस्तों दाऊद पागल हो गया दोस्तों उसने कहा कि मुझे हर हाल में शैलेश हल्दर मरा हुआ चाहिए। और दोस्तों शैलेश हल्दर हॉस्पिटल में पुलिस के घेरे में 100 पुलिसकर्मी दोस्तों उसकी सुरक्षा में लगे थे, वो अपना इलाज कर रहा था। उसी समय दाऊद के गुर्गे दोस्तों AK-47 लेके हॉस्पिटल में दाखिल हुए और उन्होंने दोस्तों बैठ कर ही शैलेश हल्दर के सीने में गोलियां उतार दी दोस्तों आपको बता दूं वहां 400 गोलियां चली थी, जिसमें शैलेश हल्दर के साथ साथ 2 पुलिस वाले भी शहीद हो गए थे। और दोस्तों इस घटना के बाद मुंबई में खून बहना बहुत आम हो गया। इब्राहिम दाऊद अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा था, उनके घर में घुस कर मार रहा था दोस्तों। सरकार और पुलिस मुंह दर्शक बन के खड़ी हुई थी। और दोस्तों उसके बाद भी आपको ध्यान होगा 1993 के बम धमाके दोस्तों, 12 बम धमाकों ने जिसने पूरी मुंबई को दहला दिया था दोस्तों। 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे दोस्तों और हजारों लोग अपाहिज हो गए थे। और उसी दिन दोस्तों हिंदुस्तान का भगोड़ा स्मगलर इब्राहिम दाऊद एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी बन गया दोस्तों अभी तक तो वो एक सिर्फ स्मगलर था, मगर अब वो एक आतंकवादी बन चुका था, भारत का दुश्मन बन चुका था दोस्तों। और दोस्तों ये भी आपने देखा होगा, जिनको आज की डेट में भी बहुत इज्जतदार समझा जाता है दोस्तों, वो बॉलीवुड की हस्तियां, तमाम हस्तियां, सैकड़ों हस्तियां दोस्तों दाऊद के इशारे पर शाहजहां में पहुंचती थी दोस्तों। क्रिकेट का टूर्नामेंट पैसे लग गया होता था दोस्तों, दाऊद के इशारे पर मैच फिक्स होते थे दोस्तों। बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ दाऊद इब्राहिम फोटो खिंचाता था दोस्तों। तमाम हीरोइनों से उसके अफेयर की खबरें सामने आती रही दोस्तों। और दोस्तों उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा। और दोस्तों 1993 में ही पाकिस्तान की ISI दाऊद को दुबई से पाकिस्तान ले आई और उससे कहा कि तुम्हें पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। और दोस्तों आज भी दाऊद इब्राहिम कराची में पुलिस प्रोटेक्शन में, मिलिट्री प्रोटेक्शन में बहुत महफूज बैठा।
तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमने ये पूरी कहानी जानी कि कैसे एक पुलिस हवलदार इब्राहिम कासकर का बेटा दाऊद इब्राहिम जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों आपकी बात परिवार का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। और दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए एपिसोड में, तब तक आप सभी को जय जय श्री हिंद।